फॉलोअप्स में जाता है, करेक्ट. किस प्रकार की? सो फॉर एग्जांपल आई बिलीव दैट जो सीनियर मैनेजमेंट होती है या फिर जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, उनका जो ज़्यादातर टाइम जाना चाहिए वो एक लीड को डेवलप करने में, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने में. वंस दे हैव पिच्ड द प्रोडक्ट, वंस दे हैव फाइनलाइज द ऑर्डर, देन काइंड ऑफ बैक एंड में वो ऑर्डर कैसे मैनेज हो रहा है, कहाँ प्लेस हो रहा है, वो टाइम पे निकल रहा है, वो बायर के पास डायरेक्टली सही तरीके से पहुंच रहा है, in the time frame, in the cost that you have given to the buyer. That are some very basic things that can be managed by people across the organization instead of the senior management. But right now the setup that we have in our company, we are always kind of firefighting कि ये फॉर एग्जांपल अगर हमने यान लिया है तो वो कब आ रहा है, उसकी डिलीवरी कब है, वो कब निकल गया, कब हमारे पास नहीं आ रहा, उसके ऊपर हम उसे लूम्स पे कब वार्पिंग साइजिंग करके चढ़ा पा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई पर्सनली फील कि उसके लिए वी नीड अ टीम एंड आई कैन डेलीगेट दोस टास्क्स एंड कीप द सेल्स एंड मार्केटिंग फ्रंट एंड ऑर्डर टेकिंग वाला जो प्रोसेस है वो मैं अपने पास रख के, जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज हैं या ऑर्डर को कंप्लीट करने की सर्विसेज हैं, दैट कैन बी डेलीगेटेड टू द टीम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. आपकी कंपनी का आपने क्या बोला था, नाम क्या बोला सर? RKGD क्लोथिंग. आरकेजी। या एंड प्राइमरीली कॉटन्स में या विस्कोस, पॉलिस्टर सर ऑल्सो? वी डू एवरीथिंग. मतलब कॉटन्स में, विस्कॉस में, मोडाल्स में, ब्लेंड्स में, लिनन्स में, पॉलिएस्टर्स में, क्योंकि ऑल हमारा काइंड ऑफ साउथ में वुवन अपना ऑफिस फैब्रिक्स। है. ऑल काइंड ऑफ वोवन फैब्रिक्स. तो अभी जो ये कम्युनिकेशन है, जी आपके पास ऑर्डर आया, तो वो अभी कोई तो सिस्टम होगा कुछ, चाहे कैसा भी हो, कैसे कहाँ मेंटेन करते हैं? किसी एक्सेल पे करते हैं, कहीं डायरी या वर्बल चल रहा है, कैसे करते हैं? कोई सर सिंस, जॉब कार्ड होता होगा? हाँ सिंस मैं एंड मेरे डैड ही हैं, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे कुछ कुछ क्लाइंट्स में से हमें बल्क ऑर्डर्स के लिए ऑटोमेटिकली उनका वो आ जाता है, पीओ आ जाता है, पीओ आ जाता जिसके था। ऊपर हम इंटरनली सेल्स ऑर्डर क्रिएट नहीं करते, बट वी हैव अ चेक ऑन एक्सेल की कौन से ऑर्डर्स रनिंग है, कौन सी इंक्वायरीज रनिंग है, जिसके बेस पे हम उसको बैकएंड में एग्जीक्यूट करते हैं. एंड हमारे जो अकाउंट्स में एक हमारे पर्सन है वो उसको मैनेज कर लेते हैं, उसके डिलीवरी को या फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन को. बट मेजरली एज सच कोई सिस्टम नहीं है जिसके अंदर हमारा कोई क्लाइंट हमसे कुछ रिक्वेस्ट करता है एंड देन समझ, वी एंड आर टू एंड काइंड जो ऑफ. होता है, समझ गया, केवल एंड टू एंड जो होता है जिसमें आप आउट ऑफ इट होते हैं। सॉरी, हेलो आई जयश्री थिंक जी। बीच में डिस्टरबेंस है हाँ सर, मैं सुन नहीं पा रहा. हाँ जी दीपांशु, मैं जी समझ गया सर आपकी बात। जी. सो मैं आपकी रिक्वायरमेंट भी समझ गया। एंड टेक्निकली आपको एक प्रॉपर वर्कफ्लो सिस्टम चाहिए कि एक जगह ऑर्डर पंच हो गया और उसके मल्टीपल स्टेप्स हों। तो करेक्ट. वैसे ये वाला सेशन पर्टिकुलरली वर्कफ्लोज पे नहीं है, मेरे कंटेंट है सोशल मीडिया पे, या हम एक बार आफ्टर द वेबिनार हम टच में आ सकते हैं? जी. तो अभी तो दिस सेशन इज टेक्निकली अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, और आपके लिए भी आई थिंक ये इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आप लोग इन्वेंट्री हेवी काम में करेक्ट. हैं। ठीक है सर, एक बार अपने आप को म्यूट कीजिए सर। श्योर, थैंक यू सर. अखिल सेठ जी, नमस्कार सर, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? अखिल सेठ जी, हेलो अखिल सेठ जी. ओके, जयश्री जी, हाउ आर यू मैम? मैं बढ़िया हूँ सर। बाहर आई थी तो भी मैंने सोचा अटेंड तो करना ही है आपका सेशन। इट्स सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। कहाँ आप पुणे से बाहर हैं? हाँ जी। पुणे से बाहर, आउट ऑफ टाउन है आप? नहीं नहीं, नॉट आउट ऑफ टाउन, बिकॉज ऑफ ओके, सम वर्क अच्छा आई एम वर्किंग टुडे आल्सो। अच्छा. या तो आई थिंक दीपांशु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं एक जैसे कॉन्वर्सेशन करता हूँ, फिर आगे प्रेजेंटेशन पे कुछ करते हैं, तो प्लीज सर. आपके साथ आज का दिन तो अभी सर मेरे को आप एग्जैक्टली जस्ट वेलकम मिस्टर रामकृष्ण कामले जी, ये जस्ट स्टार्टेड. सो स्टॉक
कितना बड़ा इशू है दीपांशु जी आपके काम हाँ के लिए? सर, प्रूविंग स्लो मूविंग या डेड डेड स्टॉक? सो सर, सिंस हमारा मेजरली जो होता है काम वो ऑर्डर बेस्ड होता है, और जो ऑर्डर बेस्ड नहीं होता वी ओनली स्टॉक क्वालिटीज दैट आर लाइक ब्रेड एंड बटर इन टेक्सटाइल्स. हम्म, सो हम्म, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रे फैब्रिक की बात करूँ तो 60s कैमरिक होती है या 80s पॉपलिन होती हैं. सो दीज क्वालिटीज वी रेगुलरली स्टॉक, बट हाँ जो हम स्पेशल क्वालिटीज बनाते हैं फॉर आवर बायर्स हम्म, एंड जो रह जाती हैं, या फिर अदरवाइज ऑल्सो कुछ कुछ आइटम्स रह जाती हैं, तो वो तो ऑलमोस्ट स्लो मूविंग ही यहाँ डेड ही हो जाती हैं फॉर फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो देखिए सर, पहले ना इसको हम आप लोग शायद समझते ही होंगे, एक वर्ड होता है कमोडिटी. करेक्ट. कमोडिटी का मतलब क्या होता है? खासकर जैसे दीपांशु जी जिस काम में है वो कमोडिटी के काम में ज्यादा है. मतलब 60s कैमरिक हो गई, 40s पॉपलिन हो गई या शीटिंग हो गई, वो लगनी ही लगनी है, हम्म. क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हुई. ज्यादा से ज्यादा आप आरएफडी करके रख लेंगे, इतना ही करेंगे. आप लोग तो वैसे ग्रे में रखते हो. तो करेक्ट. कमोडिटी वाले काम में फिर भी हमारा स्टॉक इतना नहीं बढ़ता, लेकिन जहां फैब्रिक पर प्रोसेसिंग हो जाती है, डाइंग हो गई, कोई भी कलर आ गया, किसी प्रकार की प्रिंटिंग हो गई, कोई एम्ब्रॉयडरी हो गया, कोई फिनिश हो गया, कुछ भी प्रोसेसिंग हो गई, तो वो वैल्यू एडिशन हो गई उस पे. तो वो बिकेगा भी महंगा और नहीं भी बिकेगा. कमोडिटी के साथ ये है कि आज नहीं तो कल 60s कैमरिक तो चलनी है, तो वो निकलती रहेगी. ये बात समझ पा रहे हैं? ये डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी? जो बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. कमोडिटी, कोयला कमोडिटी है, नेचुरल गैस कमोडिटी है, मेटल्स कमोडिटी है. ऐसे ही ग्रे फैब्रिक भी एक प्रकार की कमोडिटी है, और ग्रे फैब्रिक में स्टॉक की इतना इशू नहीं आता. कई बार आता है कि यार वो आपने कोई स्पेशल वीव कपड़ा वीव करा, कोई ब्लेंड वीव करा, और वो चला ही नहीं अगले सीजन में या उसके आगे वाले सीजन में, तो फिर वो आपका फंस जाता है. बट जनरली ग्रे फैब्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता. तो कमोडिटीज एक अलग चीज हो गई और एक वैल्यू एडेड फैब्रिक एक अलग चीज हो गई. और अक्सर जो स्टॉक फंसता है वो वैल्यू एडिशन में फंसता है, कि हमने किसी प्रकार का प्रिंट करा के रख लिया, कोई डाई हो गई, किसी प्रकार की एम्ब्रॉयडरी हो गई, तो वहां जो है सबसे ज्यादा चोट लगती है कि या तो चलेगा या जीरो या हीरो वाली बात हो जाती है. तो आज मेरा जो सारा फोकस है वैसे फैब्रिक पर है जिसपे वैल्यू एडिशन हो रखी है. वैसे इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को हम कमोडिटी बेस्ड फैब्रिक्स के लिए भी कर सकते हैं, ग्रे फैब्रिक्स के लिए भी करके रख सकते हैं. मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें कैसे. इसमें एक बार आगे चलते हैं. सो स्लो मूविंग फैब्रिक एक कपड़ा व्यापारी के लिए एसेट है या लायबिलिटी? आई थिंक ये बहुत ही, Liability. I don't know. हाँ, ये आई थिंक ये क्वेश्चन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है. कि जो स्लो मूविंग फैब्रिक है वो एक कपड़ा व्यापारी के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी है. उसका बहुत सारा जो कैपिटल है वो उसमें स्टक हो जाता है. कैपिटल जब स्टक होता है फिर हम क्या करते हैं, हम भागते हैं बैंक के पास ओवरड्राफ्ट लिमिट के लिए. आज के समय में ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है 8.5, 9, 10 ऐसे ही लगभग परसेंट, तो हम वो बैंक को ब्याज देने लग जाते हैं. पैसा है, पैसा फंस गया स्टॉक में, और अब हम बाहर से पैसा ले रहे हैं ब्याज पे. तो मोस्टली कपड़ा व्यापार की इंडिया में यही हालत है. अब ये ऐसा होता क्यों है कि कपड़ा बहुत सारा हो जाता है और फंस जाता है? तो उसके पीछे साइकोलॉजी है, माइंडसेट है. एक माइंडसेट ये कहता है कि ये कपड़ा एक ना एक दिन जरूर बिकेगा. हमारी साइकोलॉजी है, हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, उसको संभाल के रखना चाहते हैं. दूसरा, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये देखते हैं कि 4 साल में फैशन घूम के आता है, तो चलो कोई बात नहीं यार, 4 साल सेक लेते हैं कपड़े को. यही दिमाग कहता है. और तीसरा एक माइंडसेट ये है कि कपड़े को कभी भी लॉस में नहीं बेचना. भाई अगर 100 रुपए की मेरी खरीद है तो मैं उसको 90 में कैसे निकाल दूं? वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है कि यार लॉस नहीं लेना, कोई बात नहीं, रोक के रख लेंगे, सेक लेंगे उसे. अब इस माइंडसेट का देखिए नुकसान क्या हो रहा है. तो मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया. मोस्टली कपड़ा व्यापारियों के साथ लगभग ऊपर नीचे ऐसा ही कुछ सिनेरियो होता है. मान लीजिए मेरे पास किसी
प्रिंटेड फैब्रिक का या कोई भी वैल्यू एडिशन फैब्रिक का 1 लाख मीटर का स्टॉक है। कपड़े के व्यापार में 1 लाख मीटर का स्टॉक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लोगों के पास लाखों मीटर कपड़ा होता है। 1 लाख मीटर, मान लीजिए 100 रुपए के हिसाब से उसकी एवरेज परचेज है, तो 1 करोड़ का मेरे पास स्टॉक है। लगभग लगभग ये जो 1 लाख मीटर है, 300 स्क्वायर फीट या 300-400 स्क्वायर फीट दुकान में, डिपेंडिंग अपॉन उसकी हाइट कितनी है, इतनी स्पेस में ये कपड़ा समाया जा सकता है अगर प्रॉपर उसके ऊपर एक के ऊपर स्टैक कर दिया जाए। तो अब अगर मेरा 1 लाख मीटर स्लो मूविंग या डेड फैब्रिक स्टॉक है, जो कि 100 रुपए प्रति मीटर से है, जो कि मैंने एक 300-350 स्क्वायर फीट जगह में स्टोर करके रखा हुआ है, तो मेरा सालाना खर्चा कितना आता है जरा देख लें एक बार। कम से कम नहीं तो 15-20 रुपए पर स्क्वायर फीट तो आजकल चल ही रहा है। इतने में तो हमें मिला गया ही। तो 72,000 का तो हमारा रेंट हो गया सालाना। 2 बंदे भी रखेंगे लाख मीटर को ऊपर नीचे करने के लिए, 10,000 के भी अगर मिल जाए बिल्कुल ही, तो भी 20,000 प्रति महीना, 2,40,000 का हमारा ये हो गई हमारी सैलरी। जो इंटरेस्ट है मैंने 8% से पकड़ा। 1 करोड़ के स्टॉक पे 8% इंटरेस्ट, 8 लाख प्रति साल, एक ये कंपोनेंट हो गया। अब कॉन्टिजेंसी भी होती है भाई, डैमेज भी होता है, फोल्डिंग के मार्क्स भी आते हैं, मॉइस्चर भी होता है, पेस्ट है, चूहा है, हम सबको पता है ये चीज। मैंने 2% उसका भी पकड़ लिया। 2% कपड़ा कुछ भी नहीं होता, 2% डैमेज हो ही जाता है। 2 लाख रुपए मैंने ये भी पकड़ा। लगभग लगभग 1 करोड़ के स्टॉक को संभालने के लिए मेरे 13 लाख रुपए लग रहे हैं, जो कि डेड फैब्रिक स्टॉक है। हम कभी एक वेयर हाउस से सस्ता और वेयर हाउस मिल गया तो फिर वहां से उसको वहां शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो शिफ्टिंग की कॉस्ट, फिर दोबारा उसको लगाने की कॉस्ट। तो लगभग लगभग हमारे साल के 12-13 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो रहे हैं। अभी इसमें मैंने बिजली वगैरह वो सब नहीं जोड़ा। जबकि ग्राउंड रियलिटी आज के समय में, आई थिंक जयश्री जी ये बात को जानती होंगी, मैं कई बार बोल चुका हूं कि आज का समय पिछले कोविड के समय से पहले बिल्कुल बदल चुका है। जी। ट्रेडिशनली चार चार सीजन हुआ करते थे फैशन की उसमें, समर्स एंड ऑटम विंटर, ये ऐसे 4 मेन सीजन हुआ करते थे। आज के टाइम में जो अल्ट्रा फास्ट फैशन है उसके लगभग लगभग 52 सीजन, मतलब 52 वीक में 52 नया बार फैशन आ रहा है। जो अल्ट्रा फास्ट फैशन ब्रांड्स है, जो नॉर्मल फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, उनका फैशन भी 4 से 6 हफ्ते के बीच में बदल जाता है, मतलब लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच में फैशन बदल जाता है। तो ये जो पहले वाला जो सिस्टम था कि एक साल में 4 बार 4 सीजन आ रहे हैं, और उसमें भी दो, प्राइमरली दो ही होते थे मेन, वो बदल चुका है। क्योंकि सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट हो गया, इस वजह से जो फैशन है बहुत तेजी से बदल रहा है। दूसरा, लोग कपड़े गारमेंट्स पे कम पैसा खर्च कर रहे हैं पर यूनिट। आज से 10 साल पहले लाख लाख, 1.5 1.5 2 2 लाख के लहंगे आराम से बिकते थे, आज भी बिकते हैं पर उनका नंबर बहुत कम हो गया है। लोग एक्सपीरियंशियल चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं रादर देन फैशन। वो कह रहे हैं जब फैशन चेंज ही हो जाना है तो मैं यार 25,000 का, 20,000 का गारमेंट ड्रेस क्यों खरीदूं। मैं 500, 1000, 1500, 2000 का खरीदूंगा, जूडियो से खरीदूंगा, यूज एंड थ्रो करूंगा, जैसे बाहर वेस्ट में है यूज एंड थ्रो का बिहेवियर डेवलप हो रहा है। यहां तक सबको क्लियर है मेरी बात, इसमें कोई डाउट? यस सर। आगे चलें। हाँ। अब अगर आज के इस जमाने में जहां फैशन बहुत तेजी से बदल रहा है, जूडियो जैसी फर्म 40 दिन में अपना जो इन्वेंट्री है वो पूरा रिन्यू कर देती है 40 से 45 दिनों में। ओह। तो ऐसे टाइम में, और अब जूडियो ने तो एक बेंचमार्क सेट कर दिया, उसको देख के शाइन भी आ रहा है, और दुनिया भर के, रिलायंस भी अपना ला रहा है, शॉपर स्टॉप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा है, और सारी दुनिया अब धीरे धीरे इसी ट्रैक पे चल रही है। तो अगर हम ओल्ड माइंडसेट से चलेंगे, कपड़े को पकड़ के बैठ जाएंगे, ह्यूज फैब्रिक स्टॉक को जो मूव नहीं कर रहा, तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे? एक तो हम जो ट्रेंडिंग फैब्रिक्स है उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि भैया हमने तो ऑलरेडी इतना हैवी स्टॉक ले रखा है। दूसरा, जब हमारे पास ट्रेंडिंग फैब्रिक नहीं है और कस्टमर को ट्रेंडिंग फैब्रिक चाहिए, कस्टमर को तो ये फर्क नहीं पड़ता ना कि मैंने कितने का स्टॉक रख रखा है, मैंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 1 करोड़ का या जी। 5 करोड़, उसको क्या मतलब है? उसको तो भैया आज के ट्रेंड का फैब्रिक चाहिए।
तो वो कस्टमर क्या होगा, वो उसके पास जाएगा, उस कॉम्पिटिटर के पास जाएगा जो उसको प्रोवाइड करवाएगा ये चीज। वेरी सिंपल, मीन्स लॉस ऑफ कस्टमर। थर्ड इज एम्प्लॉय एट्रिशन। ये एक हिडन चीज है, जब आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो एम्प्लॉइज अनसेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि ग्रोथ उस हिसाब से, इंसेंटिव्स, पर्क्स वगैरह उस हिसाब से मिल नहीं पाएंगे, और एम्प्लॉय एट्रिशन होगा। मोटे मोटा और भी चीजें हैं, पर मोटा मोटा मैंने आपको ये चीज बताई। अब दो माइंडसेट हैं। जो कन्वेंशनल माइंडसेट कहता है कि यार मैंने 20% मार्जिन कमाना है साल में, तो वो 1 करोड़ पे 20% कमा रहा है, 20 लाख। जो नया माइंडसेट है वो रोटेशन को, स्टॉक रोटेशन को, जो बड़ी, जितनी बड़ी ज़ारा, H&M, जितनी ये बड़ी कंपनीज हैं, ये स्टॉक रोटेशन पे काम करती हैं। इन्होंने अपना मार्जिन कम कर दिया। वो कहें कोई बात नहीं, एक करोड़ का स्टॉक है, 10% पे काम करेंगे, लेकिन स्टॉक को, उस 1 करोड़ को 4 बार घुमा देंगे साल में, तो प्रॉफिट हो गया 40 लाख। मैं ये नहीं करा कि हमें मार्जिन कम कर देना चाहिए, मेरा फोकस यहाँ मार्जिन पे नहीं है, मेरा फोकस है स्टॉक को घुमाने में। हम स्टॉक को जितना घुमाएंगे, जितनी तेजी से घुमाएंगे, उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। ये बात समझ आती है कि मैंने 1 करोड़ का स्टॉक साल में एक बार बेचा, 20% पे, 25% पे, जितना भी मेरा है नेट प्रॉफिट, लेकिन वही 1 करोड़ का स्टॉक मैंने 4 बार घुमा दिया, तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा होगा। ये पॉइंट क्लियर है मेरा नहीं, आप इसमें लोगों को? समझा हाँ जी, नहीं, हेलो। समझा नहीं, इसमें नहीं, ये हुआ, क्लियर नहीं हुआ। मैं 4 बार घुमाना मतलब क्या? जब वही 1 करोड़ का स्टॉक मेरे चार पास बार एक करोड़ का स्टॉक है, मैं 3 महीने में 1 करोड़ का स्टॉक बेच दिया, जी। फिर दोबारा 1 करोड़ का खरीदा, फिर 3 महीने में 1 करोड़ का बेच दिया। हाँ, अच्छा। तो ऐसा साल में ओ 4 बार लाइक करा। दैट, ओ गॉट इट, या ओके। और आपने मान लीजिए साल में एक ही बार आपने 20% या 25% मार्जिन पे बेचा, जी एक ही बार। जी। मैं वो दोनों चीजें कंपेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ ओके बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हमें अपना मार्जिन, अपना नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट कम कर देना चाहिए, वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मेरा अभी फोकस है स्टॉक रोटेशन पे, कि हम स्टॉक राइट। को जितना घुमाएंगे हम्म उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। हम्म अब ये बात क्लियर है कि फास्ट मूविंग स्टॉक, इट ट्रांसलेट्स इनटू मोर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। अब करना कैसे है, फास्ट मूविंग मेंटेन कैसे करना है, उसको देखते हैं। Just a second. हाँ, अभी फिजिकल नहीं है। ये एक सिंपल सी एक्सेल शीट है। इसमें मैं, इसके ए कॉलम में SKU नंबर्स है, मतलब हर फैब्रिक को कोड दिया गया है। इज इट क्लियर? यस हर फैब्रिक को एक कोड दिया गया है। अब राइट। कंपनी टू कंपनी ये शीट थोड़ी सी बदल सकती है। मैंने ये चारू के लिए सिस्टम बनाया है, चारू क्रिएशन के लिए। उनके पास बहुत सारे फैब्रिक्स हैं, सब फैब्रिक्स को अभी शीट में डालना संभव नहीं था। तो कौन से फैब्रिक इस शीट में आएंगे, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, हम वो वाले एसक्यूज इस शीट में डाल देते हैं। अगर आपके एसक्यूज लिमिटेड हैं, नंबर ऑफ आइटम्स लिमिटेड है, तो बेटर है सारे ही इसमें होने चाहिए। अगर बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जो वायरल हो रहे हैं वो डाल देते हैं। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्टॉक आप, कौन से फैब्रिक्स इसमें डालना चाहते हैं। आइडियली सारे फैब्रिक्स इसमें हो तो और बेहतर, और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो पहली बात क्लियर कि ए कॉलम में कोड है, यूनिक कोड है हर फैब्रिक का, ठीक है। अब बी कॉलम में है कि उसकी करंट क्वांटिटी क्या है। जो ये फैब्रिक है 29168 रो नंबर 2 में, इसकी करंट क्वांटिटी है 15.5 मीटर। अब ये मेरे को कब रीस्टॉक करना है, सबसे पहली बात तो ये। तो मैंने इसमें एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये देखिए, ये एक इसका एफ कॉलम है। इस एफ कॉलम में हमने लास्ट 90 दिन की एवरेज निकाली हुई है। आप 30 दिन की पकड़ सकते हैं, 60 दिन की, 90 दिन की, 120, 180, 360, वो अगेन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। चारू क्रिएशन के लिए हमने 90 दिन का हिसाब पकड़ा है। तो पिछले 90 दिनों में ये SKU 29168 22 सेंटीमीटर पर डे बिकता है। यहां तक बात क्लियर है? हेलो।
हाँ यस सर। जस्ट अ सेकेंड, दीपांशु जी आपको बात क्लियर है? जी सर, समझ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहली बार मैंने ये बोली आपको कि ये जो 30 दिन होगा, 60 होगा, 90 होगा, 120 होगा या उससे ज्यादा होगा, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है। इस एग्जाम्पल में मैंने 90 दिन पकड़ रखा है। पिछले 90 दिन में 29168 22 सेंटीमीटर प्रतिदिन पर डे बिकता है। तो तो हमने आपने ये एक एवरेज फॉर्मूला, पहले वाला सेल देख के निकाला, पहले 90 दिन का वो हाँ पहले वाला दिन, हाँ जी उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा कि नए फैब्रिक का सेल कैसे निकलेगा, वो मैं अभी आऊंगा उस पॉइंट, पिछले 90 दिनों का। ओके, अब हमने ये कहा कि भैया जिस जिस कपड़े की एवरेज 10 सेंटीमीटर या उससे कम है, 10 सेंटीमीटर प्रतिदिन से कम है, उसका मिनिमम स्टॉक हम रखेंगे 5 मीटर। जैसे कि ये रो नंबर 24, इसकी जो है 0.03 सेंटीमीटर पर डे की इसकी एवरेज है, तो इसका हम मिनिमम 5 ही रखेंगे, उससे पहले 5 के नीचे आने से पहले हम इसको रीऑर्डर नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है सबको? जी जी सबके लिए मैंने एक नंबर नहीं पकड़ा कि यार मिनिमम हर किसी के लिए 20 होना चाहिए, नहीं, उसकी एवरेज देखी। फिर हमने कहा कि चलो अगर 10 से ज्यादा है लेकिन 30 सेंटीमीटर से कम है, 10 से ज्यादा और 30 सेंटीमीटर से कम, जैसे कि ये पहला वाला, ये 22 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, इनका हम मिनिमम 10 रखेंगे। ये फॉर्मूलेस लगे हुए हैं, ये हाथ से नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक, फिर हमने कहा कि भाई जिसका मीटर से ज्यादा है और आधे मीटर से कम है, उसका हम 15 मीटर रखेंगे। जैसे कि इसका 46 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली मिनिमम आ गया 15 सेंटीमीटर, तो इसकी हम मिनिमम क्वांटिटी 15 रखेंगे। 15 से जैसे ही कम होगी हम इसको रीऑर्डर कर देंगे। उसी तरह फिर आगे हमने ये बोला कि भाई किसी का अगर आधे मीटर से ज्यादा है और 1 मीटर से कम है, उसका हम 20 मीटर फैब्रिक रखेंगे। जैसे इसकी 91 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 1 मीटर प्रतिदिन की एवरेज है, तो हमने उसको 20, जब तक ये 20 पे नहीं आएगा हम इसको रीऑर्डर नहीं करेंगे। और अगर किसी की 1 मीटर से ज्यादा एवरेज है, तो हमने उसको कहा कि हम उसकी 25 रख देंगे। या कोई नीचे एक एग्जाम्पल होगा, एक 25 का भी है। हाँ ये तो देखिए इसकी ऑलमोस्ट 1.32 इसकी एवरेज है इस फैब्रिक की, ये हर रोज 1.32 मीटर्स बिकता है, पिछले 90 दिनों की बात कर रहा हूं, तो इसका हम मिनिमम 25 रखेंगे। तो यहां तक क्या सबको क्लियर है कि किस फैब्रिक का कितना मिनिमम स्टॉक होना चाहिए? ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? इसके फिर बाद में आगे चलूंगा। यस सर। ओके, तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं हर फैब्रिक का 20 मीटर एक ही नंबर पकड़ लूंगा, तो मेरा जो स्टॉक इन हैंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मेरा पैसा बहुत लग जाएगा। तो मैं पीछे के नंबर्स देखता हूं, उसके पीछे की परफॉर्मेंस देखता हूं, एंड एज पर द परफॉर्मेंस मैं अपना मिनिमम क्वांटिटी डिसाइड करता हूं। अब जैसे ही वो मिनिमम क्वांटिटी से कम होता है, तो मेरा यहाँ पर सेल रेड हो जाता है और मुझे दिख जाता है, मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लेता हूं। यहाँ पे मैं फिल्टर लगा लेता हूं कि भाई जो भी लाल कलर के हैं वो सारे मेरे सामने आ जाए। तो मैं जो लाल हो रखे हैं उनका मैं फिर पीओ रेस कर देता हूं। कैसे पता चलेगा? जब बड़े सारे फैब्रिक्स हो जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि भैया कम हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, वो कलर हो जाता है सेल कि भैया ये अपने मिनिमम से कम हो गया है, इसको आप आगे बनवाइए। यहां तक ये पॉइंट क्लियर है? जी ठीक है। गॉट अब इट। दूसरा सब, हाँ अब दूसरा इसमें सवाल आता है कि सर ये तो, इसका मतलब तो ये है कि फैब्रिक के लिए हमारे को 90 दिन की एवरेज चाहिए, जो नया फैब्रिक आ रहा है उसका क्या करें? ठीक, उसके लिए सर हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर मेरे पास ये नीचे जो फैब्रिक्स हैं, यहां पर ऑटोमेटिकली ये आ जाता है कि ये कितने दिन हो गए इस फैब्रिक को ऐड किए हुए। जैसे इन फैब्रिक्स को 80-80 दिन, 65 दिन, 42 दिन, 28 दिन, ये रिसेंटली एडेड है। जो ऊपर के फैब्रिक्स हैं वो 90 दिन से ऊपर है। ये जो 100 है, 100 का मतलब है कि 100 दिन हो गए इस फैब्रिक को इस शीट में डाले हुए, इसको 280 दिन हो गए इस शीट में डाले हुए। ये पॉइंट क्लियर है आपको?
मतलब सो कहाँ पे दिख रहा था? थर्ड कॉलम, थर्ड फोर्थ कॉलम? ये के मतलब कॉलम आपको जो कैसे है, पता चल रहा है? जी, बी बी में। अच्छा। नहीं, के कॉलम बताता है कि अच्छा। कितने दिन हो गए इस शीट में डाले हुए। ओके, गॉट इट। ये के कॉलम में दिख रहा है ना, 280, 275, ये सब। तो एक तो मुझे यहां से पता चलता है कि किस फैब्रिक को कितने दिन हो गए डाले हुए। अब इसमें क्या करता हूं मैं कि फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग कैसे डिसाइड करते हैं। मैं इसमें एक फिल्टर लगाता हूं कि जिस फैब्रिक को, देखिए मैं आपके सामने लगाता हूं, जिस फैब्रिक को 90 दिन से ज्यादा हो गए और वो फैब्रिक 1 मीटर भी नहीं हिला, ये दो फैब्रिक है जैसे, इनको 100 दिन हो गए डले हुए, मतलब 90 दिन से ज्यादा हो गए, और ये 1 मीटर भी नहीं हिले, इन फैब्रिक को मैं इस शीट से हटा देता हूं। क्या करता हूं, इसको हटा के एक दूसरी शीट में हम यहां पर डाल देते हैं। अब इनके पहले ऐसा नहीं है कि इसका एकदम हम रेट तोड़ देंगे, नहीं, इसका हम सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रकार को इसको प्रमोट करेंगे। चारू सोशल मीडिया पे ज्यादा है, उसको इसलिए करते हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया है, जो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, उसको अलग अलग ट्राई करते हैं कि किसी और मार्केटिंग तरीके से वो निकल सकता है क्या। और बहुत बार देखा गया है, सिर्फ रील अलग बनाने से, अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करने से वो फैब्रिक निकलने लग जाता है। तो इसका मतलब हमारा डेड फैब्रिक स्टॉक एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से निकलने लग जाता है। सेकेंड चीज, मान लीजिए साल भर, साल या 6 महीने हर कंपनी अपना डिसाइड करेगी कि यार अगर 1 मीटर भी नहीं हिल रहा, तो फिर हम इस फैब्रिक के रेट तोड़ने लग जाते हैं। अगर ये 200 पर मीटर का है, तो उसका हम प्रति महीना उसके उसके हम रेट तोड़ने लग जाएंगे। और ये देखा गया है कि एक तो स्ट्रैटेजी बदलने से काफी फैब्रिक्स निकल जाते हैं, और अगर बाई चांस कोई फैब्रिक फंस ही गया, तो उस वो फिर रेट तोड़ने के बाद निकल जाता है। फिर उसका एक फायदा ये होता है कि रेट तोड़ने से आपको नया कस्टमर मिल जाता है और आपकी कैपिटल भी मूव करने लग जाती है। ये पॉइंट क्लियर है सर? राइट। कोई कोई डाउट हो तो अब आप मुझसे एक बार पूछिए इसमें। So like it is an indicative chart where pink is for you have to reorder. Yellow is हाँ, मतलब आप वो करके देंगे। वो कलर्स आप अपने हिसाब से मैनेज कर देते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैंने अपने लिए ये रखा हुआ है कि रेड का मतलब इसको रीऑर्डर करना है। जी हाँ। बट इट ठीक विल है। बी वेरी क्लियर फॉर पीपल लाइक हाँ, अस। और येलो का मतलब मेरा ये क्लियर आ जाता है, ऑटोमेटिकली वो येलो आ जाता है। येलो मैंने अपने लिए ये बना रखा है कि भाई 190 दिन से ज्यादा हो गए और 1 मीटर भी ये फैब्रिक नहीं हिला, तो इसको उठा के अलग रखो। एक तो इसको रीस्टॉक नहीं करना बिल्कुल। लोग ये भी कर जाते हैं कि फैब्रिक बिक नहीं रहा, वही फैब्रिक बार बार खरीद रहे हैं। सबसे मतलब सुनने में ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये बहुत बार हो रहा है। स्टॉक जो नहीं हिल रहा होता, हम उसको रीस्टॉक कर रहे होते हैं। अगर हम घुस के देखेंगे, ये ऐसा हो रहा होता है। सेकंड चीज, जब हमने उसको उठा के रख दिया, अब हमने उसको मार्केटिंग को दे दिया कि भैया इसके लिए आप अलग अलग मार्केटिंग बनाओ। चारू के लिए अलग अलग रील, चारू रील्स पे ज्यादा काम करता है, तो आप अलग अलग रील्स बनाओ। कितनी बार मैंने देखा है कि वो एक नई रील बनाने से, एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से वो फैब्रिक बिकने लग जाता है। आजकल एआई का जमाना है, तो एआई से तो आप नई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फट से बना सकते। जी। वर्स्ट केस में होता है ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, होगा कि कोई फैब्रिक नहीं हिल रहा बिल्कुल, तो उसमें फिर हम उसके रेट तोड़ते हैं। एंड दिस इज व्हाट ऑल द कंपनीज डू। आप देखें कि 26 जनवरी या 15 अगस्त पे कैसे ये नाइकी, एडिडास एंड इतने बड़े 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 ब्रांड सेल लगा देते हैं। वो इसी स्ट्रैटेजी से करते हैं, इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। जो उनका स्टॉक नहीं हिल रहा 30%, 40%, उसका फायदा क्या है? एक तो उनका कैश फ्लो बेटर हो जाता है, कैपिटल स्टॉक है वो हाथ में आ जाती है, नया कस्टमर आता है। दूसरा, उनकी स्पेस फ्री होती है। देखिए, स्पेस लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है और लिमिटेड होनी भी चाहिए। नहीं तो बहुत नुकसान होगा अगर हम स्पेस को अनलिमिटेड कर देंगे। यार मेरे पास तो बहुत बड़ा गोडाउन है, तो फिर हमारा पैसा फंसता जाएगा।
स्पेस को वो लिमिटेड रखते हैं, इवन इस चीज को भी लिमिटेड रखते हैं कि हमने कितना पैसा स्टॉक में लगाना है। तो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, आप 1 करोड़ कर सकते हो, 10 करोड़ कर सकते हो, लेकिन आपको हमेशा है कि यार मेरे को 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाना। इज इट क्लियर दीपांशु जी? या जितना बड़ा उतना मुश्किल हो जाएगा वो। समझ रहा हूँ सर मैं, हाँ, आई एम एबल टू फॉलो। ठीक है, तो हमारे को स्पेस को हमने कॉन्स्टेंट कर दिया, हमने अपने कैपिटल को कॉन्स्टेंट कर दिया कि यार हमने इसी में ही खेलना है, और अब इसमें से फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग की सेग्रीगेशन करनी है। क्लियर? तो ये शीट जो है हमारे को क्लियरली बता देगी कि हमारा क्या फास्ट मूविंग है और हमारा क्या स्लो मूविंग है। इसमें एक चीज मैं आगे आपको और बताऊंगा। तो बेनिफिट जो आईएमएस मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, एक तो वो ये बता रहा है कि क्या फास्ट मूव कर रहा है, व्हाट इज गेटिंग स्टक, क्या मूव नहीं कर रहा, कौन सा कपड़ा कब रीऑर्डर करना है, किसको 5 मीटर पे रीऑर्डर करना है, किसी को 10 पे, किसको 15 पे, किसको 25 पे, क्योंकि वो फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है वो डिपेंड करता है उस बात पे, और किस कौन सा कपड़ा कितने मीटर रखना है इन स्टॉक। ठीक है? एक ये टर्म है सेल्स टू इन्वेंटरी रेशो। दीपांशु जी आप कैलकुलेट करते हैं कभी? किसी को पता है व्हाट इज सेल्स टू इन्वेंटरी रेशो? एनीबॉडी, किसी को पता है व्हाट इज सेल्स टू इन्वेंटरी रेशो? हेलो? नो सर, एटलीस्ट मुझे पता नहीं है। दीपांशु जी आप बताएंगे? ओके, चलो। सर सेल्स एम टू आई ऑडिबल इन्वेंटरी, राइट नाउ? हेलो, हाँ, या यू आर ऑडिबल। व्हाट इज सॉरी सेल्स टू आई थिंक इन्वेंटरी आपकी रेशियो वॉइस बताओ। क्रैक हो रही थी, मैं नेटवर्क वाज बैड। सो सर, सेल्स टू इन्वेंटरी इज एसेंशियली कि हम जो नेट सेल्स कर रहे हैं हाँ जी, उसमें हमारी कितनी इन्वेंट्री लेवल लगी हुई है। सो इट्स अ रेशियो जो डिटरमिन करता है कि हम जो नेट सेल्स कर रहे हैं वो हम कितना ज़्यादा स्टॉक रख के कर रहे हैं और कितना ज़्यादा वो फास्ट मूविंग है। बिल्कुल। तो लगभग लगभग एक मैं कपड़ा व्यापार का आपको मोटा मोटा बताऊं कि अगर 10 करोड़ की सालाना सेल है, तो आप किसी भी कपड़ा व्यापारी के पास चले जाइए, उसके पास 6 साढ़े 6 7 करोड़ का फैब्रिक होगा। हाँ। 1.5 की रेशो है। एक कपड़ा व्यापार इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, एक एवरेज जो सिस्टम में नहीं है, लाला के हिसाब, लाला प्रवृत्ति से चल रहा है। जबकि किसी और बिजनेस में जितने भी और इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस हैं, वो 4 की रेशो, 5 की रेशो, 6 की रेशो पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं, कि अगर मैं एक कपड़ा व्यापारी हूं, लाला टाइप से काम कर रहा हूं, तो मुझे अगर आप 1 करोड़ का स्टॉक दे दोगे, तो मैं साल में सिर्फ 1.5 करोड़ की सेल कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ जो एक सिस्टम से काम कर रहा है, चाहे कपड़ा व्यापारी है, चाहे कोई और है, दूसरे जैसे खासकर जैसे ये गारमेंट्स वाले हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, ये 1 करोड़ की सेल पे 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ की सेल करेंगे 1 करोड़ के स्टॉक पे। दोनों के लिए स्टॉक 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। एक 1.5 करोड़ की करेगा, एक 5, 4, 5, 6 करोड़ की करेगा। ये नंबर पे ये जरूर ध्यान रखते हैं। ये मेरी बात समझ आ रही है कि सेल्स टू इन्वेंटरी रेशो साधारण भाषा में क्या हुआ? मतलब जी एक जी। को 1 करोड़ दिया, दोनों को 1 करोड़, एक 1 करोड़ दिए वो, और दोनों को कहा कि भैया स्टॉक 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इसको बेच के नया लेते रहो, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर कभी भी तुम्हारे यहाँ जाके ऑडिट करेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर स्टॉक नहीं होगा। सर इसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, जैसे मैं अपने बिजनेस के लिए भी रेगुलरली सेल्स टू इन्वेंट्री रेशियो कैलकुलेट करता हूँ, बिकॉज हमारा एजेंडा है कि हम उसको लो रखें ताकि हमारे पास हाँ एट एनी टाइम कैपिटल हेल्ड अप ना हो टू डू बिल्कुल, सेल्स, राइट? हाँ। बट सर ग्रे में तो बहुत ज्यादा सीजनल आइटम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे हेलो, पता है कि मुझे समर के गारमेंट्स जो स्टोर में लगेंगे उनको टारगेट कर। दीपांशु जी आपकी आवाज चली गई थी। हाँ, आपका एजेंट यहाँ तक अब आप बात समझ आई कि आप उसको करते हैं सेल्स टू इन्वेंटरी रेशो, कैपिटल को फ्री रखना चाहते हैं। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद सर ग्रे में तो बहुत सारी चीजें सीजनल होती हैं। सो इन बिल्कुल, सम मंथ्स वी हैव टू काइंड ऑफ स्टॉक अप जब यंग प्राइसेस लो हों, जब वीविंग के जॉब चार्जेस लो हों। बिल्कुल। तो मैं पर्टिकुलरली अपने बिजनेस के लिए इससे रिलेट इसलिए नहीं कर पाता बिकॉज ग्रे में बहुत कुछ सीजनल होता है एंड बहुत कुछ ऑल ईयर राउंड होता है।
तो कि जब मैंने तो वो देखो दीपांशु जी पहले ही कहा, यू आर जी डीलिंग इन अ कमोडिटी। करेक्ट करेक्ट आप अगर आपने उसको प्रोसेस कर लिया, वो आपके जी गले पड़ जाएगा वो चीज। मैं उस चीज बिल्कुल की बिल्कुल बात कर रहा हूँ, समझ ठीक है रहा ना? हूँ मैं, उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ। हाँ, आप कमोडिटी में काम कर रहे हैं, कोयला बिकेगा, नेचुरल गैस बिकेगी, आपकी जो ग्रे फैब्रिक है, ग्रे पॉपलिन केम्ब्रिक वॉयल या जो भी ब्लेंड्स हैं लिनन, अगर वो एक रेगुलर आइटम है तो वो बिकेगा। लेकिन अगर आपने कोई स्पेशली डेवलप करवाया होगा आपने कोई भाई करेक्ट करेक्ट कॉटन लिनन का कोई अलग से ही ब्लेंड आपने 70-30 का करवा लिया, तो वो रेगुलर नहीं है, तो वो आपके गले पड़ जाएगा फिर। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, तो मैं ये कमोडिटी, तो कमोडिटी में भी इस चीज को यूज किया जा सकता है। मतलब कमोडिटी में आप स्टॉप लॉस, जैसे मार्केट की भाषा में कहते हैं ना स्टॉप जी लॉस, जी आप जी स्टॉप लॉस जी हटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है यार ये तो गोल्ड है, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। करेक्ट करेक्ट लेकिन कौन सा कपड़ा कितना रखना है, वो तो आप इस शीट से देख सकते हैं ना भाई। मान लीजिए 60 कैमरे का है, वो तो आपकी एवरेज आपको पता चल भाई, मेरे जिस प्रकार के क्लाइंट हैं, मेरी 100 मीटर प्रतिदिन की खपत है, तो एक मैं अनुमान तो लगा सकता हूँ कि मेरे को कितना रखना है। भाई मैं 1,00,000 मीटर रख के तो नहीं बैठ जाऊंगा ना, अगर मेरी खपत ही उतनी नहीं। इस शीट का उस वे में आप यूज कर सकते हैं। आपकी वॉइल ज्यादा बिकती हो सकता है, रोज की मान लीजिए 250 मीटर की कंजम्पशन है फॉर एग्जांपल, तो आप फिर एक प्रोजेक्शन करके रखेंगे कि यार मुझे मेरे पास हमेशा स्टॉक में होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो आपकी एवरेज बताएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो अभी मैंने शीट में कवर नहीं करी, कि उस अगर आप रीऑर्डर करते हैं, मान लीजिए आपको केमरिक बनवानी, तो कितना टाइम लगता है। अगर 15 दिन एवरेज है और आपको 30 दिन लग रहे हैं किसी फैब्रिक को रीस्टॉक करने में, तो आप उसका स्टॉक ज्यादा रखेंगे, भले ही वो उसकी आपकी कंजम्पशन कम हो, लेकिन आपको उसको दोबारा लाने में तो भाई 30 दिन लगते हैं ना। और अगर उन 30 दिनों में आपके पास नहीं आया, तो आपका ग्राहक तो गया, आपका ग्राहक थोड़ी रुकेगा। बिल्कुल कस्टमर कस्टमर को एक्वायर करके रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें उसी के लिए ही हो रही हैं एक तरह से, कि कस्टमर कहीं चला ना जाए। अब कस्टमर करेक्ट ना चला जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम ओवर स्टॉक कर लें, तो एक फाइन बैलेंस है कि कौन सी चीज कितनी रखनी है। वो कितनी रखनी है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, कि उसकी एवरेज कितनी आ रही है, पीछे की एवरेज कितनी आ रही है, और उसको रेप्लिनिश करने में, उसको वापस लाने में कितना टाइम लगता है। चारू क्रिएशन के केस में ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, आ, उसको वापस लाना, वो एक स्टैंडर्ड टाइम में आ जाती है, इसलिए मैंने वो फैक्टर नहीं करा। लेकिन समझ रहा मोस्टली हूँ। होता है। आप बात समझ पा रहे हैं सर? नहीं नहीं आई अंडरस्टैंड। आप जैसे लिनन की बात कर लीजिए, लिनन को वीव करने में टाइम ज्यादा लगता होगा कॉटन के मुकाबले। एम आई राइट सर? हाँ वो थोड़ा आरपीएम पे, कम आरपीएम पे चलता है। हाँ, एक तो भाई इसको लिनन को सोर्स करना मतलब बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं है ना वो चीज। 100% करेक्ट लिनन की बात कर रहा हूँ मैं, जी 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 एज कंपेयर टू केम्ब्रिक। ऑब्वियसली। तो आप हमें फिर ओवरऑल वो बिल्ड चीज भी फैक्टर देखेंगे करनी इंडिया पड़ेगी में। कि मेरी, हाँ, लिनन की कितनी कंजम्पशन है डेली की, और हम्म मुझे कितना टाइम लगता है उसको वापस लाने में। हम्म ठीक है, सो मेरे और कोई केस में भी क्वेश्चन हो? मेरे केस में भी हाँ ऐसी ही है कि हम लोग रॉ मटेरियल रखते हैं, जैसे हाँ बेडशीट्स जी, का मटेरियल हो गया, तो रॉ हाँ थान जो होते हैं, रोल्स होते हैं, वो पूरे के हाँ पूरे थान रहते हैं। फिर हम लोगों को जैसे ऑर्डर आता है हाँ बेडशीट्स, पिलो कवर्स वगैरह, तो हम लोग बना हाँ के देते हैं एज पर हाँ कस्टमाइज। उसमें ये होता है कि अगर किसी ने, हमारा 90% वर्क वाइट में होता है, हम्म अगर किसी ने कलर का मांग लिया और उसने हम्म क्वांटिटी कम मांगा, और जैसे आपने हम्म बोला कि गिराइक को जाने नहीं देना है, तो इतना हम्म प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मिनिमम 200 मीटर हमको ऑर्डर करना रहता है, और उसको लग रहा है हम्म मान लो 80 मीटर या 100 मीटर, तो वो 100 मीटर तो मेरे पास फिर वो पड़ा ही रहता है। हम्म। वो दिक्कत हो जाती है इन आर केस। तो नहीं देखिए, एक तो ना आप सबका, जैसे जो मैंने दिखाया, मतलब फॉर्मेट तो यही रहेगा, लेकिन हर किसी का अलग थोड़ा वेरिएशन आएगा। किसी का करेक्ट फास्ट मूविंग है तो किसी का 30 दिन आएगा, किसी का 60 दिन। अब जैसे दीपांशु जी है, हो सकता है इनका 180 दिन का ये अपना डेटा देखें। ये करके पता चलेगा, करके पता राइट। चलेगा यार कौन सा नंबर मुझे ज्यादा सूट कर रहा है। दूसरा, हाँ मैंने प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में ही बता दिया, आपको डिफरेंशिएट करना है कमोडिटी में और एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में। चाहे राइट। दोनों ही हो, लेकिन उनको एटलीस्ट हमारे को ये पता हो कि कौन सी चीज हमारे को कितनी रखनी है, चाहे कमोडिटी हो चाहे वैल्यू एडिशन हो। जब हम्म। कमोडिटी होती है तो हम उसका स्टॉप लॉस नहीं लगाते। हम ये नहीं कहते कि भैया ये इसको हम सस्ते में बेच देंगे क्योंकि ये जगह लेके बैठा है, क्योंकि हम एश्योर्ड होते हैं ये चीज सीजनल है, आज मतलब अगले सीजन में बिक जाएगी। राइट। क्लियर?
लेकिन वो कितनी लेके रखनी है भाई? भाई हाँ एट एट द एंड ऑफ द डे कॉटन टेमरिक जो है वो भाई सेल्यूलोसिक फाइबर है, उस वो तो खराब हो जाएगा। सेल्यूलोज है वो तो, पॉलिस्टर जी भी नहीं है इनफैक्ट। इवन जी पॉलिस्टर नायलॉन पे भी फोल्डिंग मार्क्स लगने लग जाते हैं, वेयर एंड या टियर होने लग जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए हमें रॉ मटेरियल कितना लेके रखना है। करेक्ट एम आई मेकिंग सेंस? एब्सोल्युटली Ramakrishna Kamli ji, are you there? Yes, Can you sir introduce yourself? और बताएं सर, you messaged me that you want to learn this inventory management system. basically I'm a textile chemistry student, Okay. final year, and my father has a textile business in manufacturing the fabrics. We have a किस power प्रकार के looms. what kind of fabrics sir? We manufacture poplin 8052. अच्छा। 30 is watt हम्म, and 32 count weft. That is used for mostly for perker quality okay. and also in bedsheet manufacturing of hospitals. Okay. So आपके कोई डाउट, ये प्रेजेंटेशन आपको समझ आई? Yes, sir. No any doubts. अभी ओके। मनीष जी हेलो। मनीष सक्सेस हेलो। Sir, I have one question. हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। So the main problem in our industry is that cotton prices are not stable and हम्म, even the payment is very late. At last, that ओके। 45 days they have not settling around. हम्म, So what shall ओके। we do to cover up those prices? हम्म, देखिए ये तो एक बार मेरे को ना आपका पूरा बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि किस प्रकार के आपके क्लाइंट्स हैं। ओके, मैं तभी आपको इस चीज पे दे सकता हूँ आंसर कि प्राइस फ्लक्चुएशन को करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कस्टमर पैसा जल्दी दे दे, टाइम पे दे दे, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बड़ी सारी उसमें चीजें हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, लेकिन पहले बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, उसी के बाद मैं आपको सर इसका आंसर दे सकता हूँ। मैं ऐसे कुछ भी बोलना नहीं चाहता, वो गलत हो Okay, जाएगा। sir. हाँ जी, मनीष जी हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताएं सर अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, अपने काम के सर मैं सूरत से हूँ अच्छा। और मैं लिनन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। किस हम लोग कंपनी का क्या नाम है सर, आप फॉर्म का? कंपनी का नाम मधुसूदन ग्रुप है। अच्छा, ओके। सुदामा इम्पैक्ट के नाम से हम लोग सेल करते हैं और 100% गारमेंट लिनन एक्सपोर्टर को ब्लेंड ब्लेंड 100% लिनन मेजरली हम लोग गारमेंट एक्सपोर्टर को कैटर करते हैं। हाँ, और डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं फैब्रिक्स या मेडअप्स? फैब्रिक्स। ठीक है, बताएं सर, कोई डाउट आपका? कैसे नहीं मैनेज नहीं, करते हैं आपका अभी इन्वेंटरी कैसे मैनेज करते हैं आप इन्वेंट्री तो प्रोजेक्शन बेसिस पे मैनेज करते हैं, लोग? फिर अच्छा। भी जो स्टॉक कभी कभी रह जाता है। हालांकि मेरा तो पूरा मेक टू ऑर्डर का सिस्टम है। हाँ, हम 100% मेक टू ऑर्डर पे ही काम करते हैं। हम्म, उसमें हमको यार्न इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है खाली। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, हम्म, ये जो सिस्टम है सिर्फ फैब्रिक्स के लिए नहीं है, ये हम्म, रॉ मटेरियल के लिए, ये यार्न के लिए भी हो सकता है। कोई अगर मान लीजिए डाइंग में है, एग्जैक्टली प्रिंटिंग में है, ये कलर्स के लिए भी हो सकता है। ये सबके लिए सबके लिए। हाँ, कंज्यूमेबल, हर हर चीज जो कंज्यूम की जा रही है ये उसके लिए है। मतलब हम लोग एसक्यू तो मैंने फैब्रिक का दिया, आप यार्न का भी दे सकते हैं। हाँ, तो हम लोग को यार्न इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। फैब्रिक तो ऑर्डर के सामने बनाते हैं हाँ, फैब्रिक तो ऑर्डर साथ, और लेनिन के यार्न फ्लक्चुएट करते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता बिल्कुल, है। अब उसके भी बड़े प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। और सर 20-30% तक जो है डिफरेंशिएट आ जाता है और हाँ, पिछले लगातार 2-3 साल से ऐसा हो रहा है हाँ, कि अभी जैसे 40% तक प्राइस हाइक हो गया है जुलाई से लेके है। अभी हाँ। अक्टूबर में 40% प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो तो एक मार्केट लिनन एक्सेप्ट के नहीं करता। व्यापारी हैं सूरत के, बड़े फेमस है, आई थिंक टायरा करके हैं। हाँ जी। तो पहले मैं जैसे जानता भी हूँ उन्हें, तो आज से करीब
साल, 1.5 साल या 2 साल तक पहले, तो वो बिल्कुल प्योर लिनेन में है ना, और तो इतना प्राइस टूटा कि सब ब्लेंड में आ गए और टेंसिल मॉडर्न में आ गए सारे। नहीं, सही बात है। टेंसिल यूज़ करते हैं लोग, बहुत यूज़ करते हैं। हाँ, हमारा एक डोमेस्टिक डिवीज़न भी है, वहाँ 10% 20% मिक्सिंग किए बगैर चलता ही नहीं है। हाँ, तो वो सर देखिए ये ना, ये फिर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सर कपड़े का होना क्या है? उसका अपैरल बनना है या होम फर्निशिंग बनना है। लोग पैसा उतना खर्च नहीं कर रहे और फैशन बहुत जल्दी मूव कर रहा है, चेंज कर रहा है। यही 2 फैक्टर्स हैं। दूसरी इंडस्ट्री में अभी अगर आप कहीं मोबाइल की इंडस्ट्री में या किसी और शूज़ की इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो रहा अभी फिलहाल, हो सकता है आगे ऐसा हो जाए। अभी कपड़े की इंडस्ट्री में यही हो रहा है कि भाई ज़ूडियो में जाके ₹500 का गारमेंट मिल रहा है, तो भैया मैं 5,000 का क्यों खरीदूँ? और ये सही चीज़ बात। पूरी दुनिया में फैलेगी। आज मतलब आप देखिए ये धीरे-धीरे हर जगह फैलेगी। और क्विक कॉमर्स ऊपर से और आ गया, 10 मिनट ज़ेप्टो, ब्लिंकिट आ गया, तो 10 मिनट में जब आपको डिलीवरी मिल रही है हुँ, तो मतलब छोटा टिकट साइज़ और जल्दी-जल्दी, यही आगे राइट है। फ्यूचर है। तो जो इसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, वो सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा। जो पुराने सिस्टम के हिसाब से चला रहेगा, वो अल्टीमेटली फँस जाएगा। राइट है, एकदम राइट है। ठीक है सर, तो किसी इसीलिए का और कोई डाउट? हाँ जी, बताएँ सर। ठीक सर। any other doubt? Okay, then we'll call it off. Okay? Thank you, and happy Diwali to everyone. Thank you. ओके सर, हैप्पी दिवाली टू यू। Thank थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली। Thank you. Happy Diwali, sir.